हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। म्यूट कर लीजिए सभी लोग अब खुद को। कल हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, कल ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये जान लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल होती है और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कल दो चीजें हम लोगों ने कल इतनी चीजें पढ़ ली थी, बस ज्यादा डिस्कस नहीं किया था इससे। और 7 टाइप्स की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके बारे में डिस्कस किया था। अब बात चल रही थी कि यूनिट्स की जरूरत क्या थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हो गई थी, उसकी यूनिट की जरूरत क्या थी। तो कल हम लोगों ने इतनी डिस्कस कर लिया था ना इसके बारे में। 7 टाइप्स की आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आपने बताया था। वो होती है मास, लेंथ, है ना, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने हमें बता दी थी। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की जरूरत क्यों थी, क्या जरूरत पड़ी यूनिट्स की। तो एक एग्जांपल लेकर के भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कमरे की लेंथ मेजर की है, वो आई है 10, और आपने एक किसी भी सब्सटेंस का बुक का मेजरमेंट किया है, कुछ भी एक मेजरमेंट किया था जिसका वैल्यू 10 आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें आप लोग कैसे पता चलेगा कि हमने लेंथ मेजर किया है और ये मास की वैल्यू है, कैसे पता चलेगा। पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, किलोग्राम लगा दिया। तो अब ये मीटर देख करके हम समझ जाएंगे कि हमने लेंथ मेजर किया है, और ये किलोग्राम देख करके हम समझ जाएंगे कि हमने मास मेजर किया है। तो जरूरत थी इसलिए क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट करते थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ सकती हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफर कैसे किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि ये लेंथ की मेजरमेंट है, ये मास की मेजरमेंट है, ये टाइम की मेजरमेंट है, इसको पहचानने के लिए जरूरत पड़ी किसकी, यूनिट्स की जरूरत पड़ी। अब प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट्स बना करके चल रहे थे। जैसे पहले गांव देहातों में क्या करते थे, किलो का यूज नहीं करते थे, वहां पे धरा का यूज करते थे। एक धरा में 6 किलो 300 ग्राम हुआ करते थे। अब अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किलोग्राम अलग अलग मेजरमेंट था। मतलब 1 किलोग्राम किसी के लिए बहुत ज्यादा था, 1 किलोग्राम किसी के लिए बहुत कम था। तो इस तरह से मेजरमेंट को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था बनी, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बना, जिसने क्या किया कि सभी को एक यूनिट दिया। कहा कि आप ऐसे यूनिट बनाइए कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में वही यूनिट लागू हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम का। और आप किलोग्राम पढ़ोगे तो यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, 1 किलोग्राम उतना ही रहेगा जितना भारत में है, उतना ही अमेरिका में रहेगा, उतना ही जापान, चाइना, हर जगह रहेगा। चाइना का नाम ले लिया गया। तो ये सारी चीजें हर जगह कॉमन रहेंगी। जैसे मीटर है तो मीटर हर जगह कॉमन रहेगा, एक फिक्स वैल्यू है मीटर की, वो मीटर हर जगह रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। तो इसलिए एक संस्था बनी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसोसिएशन, जिसे हम लोग जैसे एसआई यूनिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहा जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसोसिएशन। इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिट्स थी, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी जो यूनिट्स थी वो फिक्स कर डाली, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। उसी के बेसिस पर फिर हम लोग ने ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को अपने आप बनाना स्टार्ट कर दिया। मे भी समझ में आया होगा इसकी जरूरत क्या थी और क्यों इस तरह से अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि कुछ बड़े सब्सटेंसेस थे, कुछ छोटे सब्सटेंसेस थे। जैसे डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, मीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। कुछ डिस्टेंसेस मीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती हैं। तो इसलिए क्या बनाया गया, उस मीटर जो एसआई यूनिट थी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर थी, उसके सब मल्टीपल्स और उसके मल्टीपल्स बनाए गए। इसी तरीके से टाइम का भी यूनिट था सेकंड, एसआई यूनिट सेकंड था। अब सेकंड के भी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बनाए गए, क्योंकि यूनिट बनाने का मकसद ये था
जैसे जैसे हम लोग मेजरमेंट करते चले गए तो हमें पता चला, जरूरत पड़ी कि ये मेजरमेंट बहुत बड़ा है या ये मेजरमेंट बहुत छोटा है, मीटर के कंपैरिजन में या किलोग्राम के कंपैरिजन में या फिर टाइम के या सेकंड के कंपैरिजन में या फिर केल्विन हो गया, केल्विन के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें ऐसे ट्रांसफर हो रही थी, वैरी कर रही थी। इसलिए क्या किया गया, एक नई सिस्टम बनाया गया, एक सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स बनाने स्टार्ट कर दिए गए, सभी के एक मल्टीपल और सब मल्टीपल्स बनाए गए। अब समस्या ये थी कि मल्टीपल सब मल्टीपल बताने के बावजूद भी याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब याद करने में प्रॉब्लम हुई तो एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स कॉमन कर दिया गया, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स कॉमन कर दिया गया। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगाया जाता है, हालांकि यूनिट में सिर्फ प्रीफिक्स यूज होते हैं, सफिक्स यहाँ पर यूज नहीं होता। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या बनाया गया, जैसे आप लोग यूज करते हो मिली, डेसी, है ना, किलो। तो जैसे अब किलो की बात आ जाए तो किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। इसी तरीके से अगर मिली की बात करें तो मिलीग्राम हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है, माइक्रो सेकेंड बना दिया गया, माइक्रो सेकेंड, माइक्रोग्राम और माइक्रोमीटर। इसी तरीके से बहुत सारे सब मल्टीपल्स बना दिए गए, याद करने में आसानी हो। एक मिली को कह दिया 10⁻³ अब इसके आगे चाहे ग्राम लगा दो, चाहे आप मीटर लगा दो, चाहे सेकंड्स लगा दो। एक माइक्रो को कह दिया गया 10⁻⁻6 तो एक माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कंफर्म हो गया। तो जहां पर भी माइक्रो लग गया मतलब 10⁻⁻6 लग गया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती थी जब हम लोग यूज कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। तो बनाया गया, बहुत सारी यूनिट्स बनाई गई हैं, एक दिन का काम नहीं था, बैठ करके एक दिन में बैठ करके पूरी यूनिट्स बना दी गई। जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, जैसे जैसे नए नए चीजें आती चली गई, वैसे वैसे उनको जरूरत पड़ती गई और नए नए यूनिट्स जुड़ते चले गए। हो सकता है इन फ्यूचर आप कुछ नया खोज निकाल कर चले आओ जिसकी नई यूनिट की जरूरत पड़ जाए तो आपके नाम पर एक यूनिट कर दी जाएगी फिर, है ना। हर्षित मीटर, क्यों हर्षित, सही रहेगा, क्यों? हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं अच्छा लगेगा ना। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। कोई भी चीज प्रॉब्लम अगर हो तो पूछो, जितनी सारी चीजें मैंने बताई, कोई भी कंफ्यूजन हो। चलो देखो, तो हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स की बात कर ली। फंडामेंटल यूनिट जिसे हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, और इनकी यूनिट्स को बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो पढ़ ली हमने। अब एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे एंगल मेजर करना है। अभी तक इसमें जितनी भी सारी चीजें हुई जिसमें एंगल का कोई जिक्र नहीं था, अगर हमें एंगल मेजर करना होता है तो एंगल को मेजर करने के लिए भी एक फिक्स यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट है। पहला है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। एंगल दो मेजर होते हैं, एक नॉर्मल एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। तो जो एंगल्स मेजर होते हैं वो एंगल दो टाइप के होंगे, सॉरी एंगल की यूनिट जो होगी वो दो टाइप की होगी। पहला होगा रेडियन और दूसरा होगा स्टेरेडियन। दीज आर द सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। इनको सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल एसआई यूनिट्स तो क्या होती हैं, फंडामेंटल एसआई क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी आपकी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको लिख सकते हो आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं, इंटेंसिटी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके साथ साथ दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री एसआई क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ये होते हैं एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट्स होती हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये इसकी यूनिट्स होती हैं, रेडियन एंड, हाँ बेटा मैटर या सब्सटेंस, वैसे होता तो सब्सटेंस है, मैटर नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात देखो अलग है, यहाँ पर मैटर, हाँ कह सकते हो मैटर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात होती है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है, मैटर भी कह सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो ये रेडियन और स्टेरेडियन समझ में आया, सॉलिड एंगल और
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या कहते हैं नहीं पता चला। एंगल पता है? हाँ प्लेन एंगल पता है ना। तो हाँ क्या बोली हिमांशी, कुछ बोली अभी। हाँ थ्री डायमेंशनल एंगल जो बनते हैं वो उसका कहते हैं सॉलिड एंगल। अब ये कैसे बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, सही बात है। फुटबॉल लियो, फुटबॉल देखियो कभी। ये एक फुटबॉल है, ऐसा मान लो, लग तो नहीं रहा है बट मान लो इसका सेंटर है। अब फुटबॉल के सरफेस पर, फुटबॉल के सरफेस का मतलब समझ रहे हो, फुटबॉल का सरफेस जो दिखता है बाहर से, अब उस पे मार्कर से क्या करो, एक सर्कल बना लो। मार्कर से एक सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, जो मन करे एक शेप बना लो, बस क्लोज फिगर होना चाहिए, ध्यान रखना क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, सर्कल बना लो, सरफेस पे कुछ भी एक मार्कर से बना लो, ठीक है। अब कंसीडर करो कि उस सर्कल के सारे पॉइंट्स, कंसीडर ऐसा करो, माइंड में विजुअल बनाओ, सर्कल के जो सर्कल से मार्कर से तुमने मार्क किया है सरफेस पर फुटबॉल के, उसके हर एक पॉइंट से सेंटर को जोड़ दो। हर एक पॉइंट से सेंटर को जोड़ दोगे तो एक कोन जैसा शेप निकल के बाहर आएगा। अगर सभी पॉइंट्स को सर्कल के जो स्फेयर है उसके सेंटर से जोड़ दोगे तो कैसा शेप निकल करके बाहर आएगा, एक इस कोन टाइप का, कुछ ऐसा। अगर हम ऐसे देखें, ये मान लो हमने सर्कल किया था सरफेस पर और इसके सभी पॉइंट्स को हमने यहां से ऐड कर दिया तो एक कोन निकल के बाहर आएगा ना। अब कोन का तो कुछ तो एंगल होगा ना, लास्ट में सर्कल पे पॉइंट पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इसी एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है। समझ में आया कुछ? ये ऐसे बनेगा और ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे जो सरफेस गेन करेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। यहां पे जो एंगल क्रिएट करेगा इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। मे भी समझ में आ गया होगा। चलो और कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो, ऐसे है कुछ नहीं समझने लायक तो क्या पूछोगे। सफिक्स और प्रीफिक्स पता है सभी को? सफिक्स और प्रीफिक्स पता है? डेका, हेक्टा, किलो, है ना। डेका होता है, हेक्टा होता है, किलो होता है, मेगा होता है, गीगा होता है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, माइक्रो, हाँ हाँ, डेसी, सेंटी, सब। बस बस पता चल चुका है, आता है ना। बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, ज्यादा नहीं सीख लेना, पता चला प्रॉब्लम कर जाओ। हाँ सही कह रहे हो, बच करके रहना। चलो देखो आगे, ये तो हो गई बात कि यूनिट्स क्या क्या होती हैं। अब अगर हम बात करें मीटर के सब मल्टीपल्स या मल्टीपल्स बताने की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं ना बताऊं तो चल जाएगा। मीटर, सब मीटर, किलोग्राम के मल्टीपल्स, हाँ कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से, ये सब तो पता है तुम लोगों को। अब आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आपने कोई भी मेजरमेंट किया तो उस मेजरमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जो भी आपने मेजरमेंट किया, मान लो आपने एक कमरे की लेंथ मेजरमेंट की, 10 मीटर आई, 15 मीटर आई, 20 मीटर आई, तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, 15, 20, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है, इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर फाइंड करना है कि ये मैग्नीट्यूड है, इसका आप ऑर्डर बताइए कितने ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है। ऑर्डर का मतलब होता है 10 की पावर के फॉर्म में।
ऑर्डर का मतलब होता है 10 की पावर के फॉर्म में कोई चीज लिखी होती है तो उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे अगर मैंने 20 लिखा तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। ये किससे मल्टीप्लाई है? 10 से मल्टीप्लाई। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर हो जाएगा 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर जितनी लिखी होगी वही उसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक फिक्स वैल्यू दी गई है। कहा गया कि अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकें, किसी भी नंबर को हम 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी नंबर को हम 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो नंबर जैसे 0.2 तुमने कहा या 2 इंटू 10 कहा हमने, तो 2 इंटू 10 भी सही है, 0.2 भी सही है। अब 0.2 और 10 इसमें अंतर क्या है? तो होता क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फिजिक्स में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म सेट किया गया है कि आप जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बचनी चाहिए। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आप लिखें तो इस तरह से उसको अरेंज करें जिसमें डेसिमल से पहले एक डिजिट कम से कम आनी चाहिए, तो वो कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे अगर आपने बहुत सारे नंबर लिखे हैं 0.0000001 2 एंड 4, ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको किस तरह से लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल जो है वो कहां होना चाहिए? एक डिजिट के पीछे होना चाहिए। यानी डेसिमल से पहले कम से कम एक डिजिट जरूर आना चाहिए। डेसिमल से पहले कम से कम एक डिजिट जरूर आना चाहिए। तो क्या हो गया 1.24 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 -6। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर इसके बाद हम मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसके बाद डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेटा किसी भी नंबर को, सिग्निफिकेंस अभी मैं नहीं बता रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर अभी कुछ देर बाद, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीख लो, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में आएगा, वो तो एरर्स वगैरह बताने के बाद। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये, ऑर्डर ऑफ कह रहा हूं, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? फिजिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? फिजिक्स कहता है कि आपको कोई भी मैग्नीट्यूड अगर मिल जाए तो मैग्नीट्यूड को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि डेसिमल से पहले, डेसिमल आप जब भी लगाओ तो डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। एक डिजिट से ज्यादा भी अगर ज्यादा आ गया तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रह जाएगा। जबकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया आप मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ना निकालिएगा। निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म को भी निकाला जा सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो आपको बेटर पड़ेगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट, यानी हमें डेसिमल को इतना मूव कराना है कि उससे पहले सिर्फ एक डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक ही डिजिट होगी तो डेसिमल ऐसे लगा देंगे एक के बाद। मान लो ये लिखा है डेसिमल लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसको लिख देंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ तो है, तो ये देखो ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये लिख तो दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ कितने? एक लोग बोलो यार। हाँ तो 1 के बाद पॉइंट ही तो लगा है, 1 के बाद पॉइंट ही तो लगा है। मैं सिंगल 5 लिख दूं, बेटा 5 लिखा हुआ है, हाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 को 1.0 लिख सकते हैं ना, 5.0 लिख सकते हैं ना। पॉइंट किसके बाद लगा है? 5 के बाद ही तो लगा है।
यही तो कहा जा रहा है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल के पहले एक डिजिट है। बेटा डिजिट जीरो का मतलब 1 टू लेकर के 9 तक की बात हो रही है, 1 से लेकर के 9 तक की, जीरो छोड़ दो, बेचारे को कुछ दिन जी लेने दो अभी। हाँ न्यूमेरिकल, किसको डिजिट नहीं बोलते? बेटा अगर सिंगल 1 लिखा हुआ है तो जीरो की कोई महत्व नहीं रखता, हालांकि फिजिक्स में है महत्व, ऐसा मत समझ लेना कि महत्व नहीं है, बट एज अ मैथमेटिशियन अगर हम लोग कहें तो फिर ये डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। फिजिक्स में वैल्यू है, डेसिमल के बाद जीरो में भी फिजिक्स की वैल्यू है, फिजिक्स में सॉरी, हाँ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो डेसिमल अगर ये लिखा है और ये लिखा है तो डिफरेंस है दोनों में, 1.0 में और 1 में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है, ये डिफरेंस है। नहीं हम पर डिपेंड नहीं करता, हम पर डिपेंड नहीं करता, फिजिक्स पर डिपेंड करता है। फिजिक्स पढ़ने बैठे हो बेटा, कंफ्यूजन का भंडार है ये, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में इधर उधर हुआ नहीं कि बर्बाद कर देगा आपको, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो समझो। क्लियर हो गया इतना? पहले बताओ, डेसिमल के पहले एक डिजिट आनी चाहिए, 1 टू लेकर के 9 तक की डिजिट होनी चाहिए, 0x को छोड़ करके। चलो आगे देखो, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करो, ये जो डिजिट लिखा हुआ है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो ये डिजिट लिखा हुआ है, ये वाला डिजिट जो भी लिखा होगा ना नंबर 2 पॉइंट समथिंग 1.0 जैसे मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ है 1.24, इस नंबर को आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? 3.16 से कंपेयर करो, 3.16 से कंपेयर करो। अगर ये 1.24 यानी जो नंबर है 3.16 से बराबर हो, मतलब छोटा हो, 3.16 के बराबर या इससे छोटा हो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही होगी जो 10 की पावर होगी, जो 10 की पावर होगी वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू 3.16 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3.16 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देना है, पावर में 1 ऐड कर दोगे और उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जितनी आएगी पावर में 1 ऐड करने के बाद वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब प्रश्न ये उठता है कि 3.16 ही क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम 10 की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10 होता है, 10 का अगर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होता है? 3.16 ही होता है, 3.16 10 का स्क्वायर रूट होता है, जिस वजह से कंपैरिजन इससे ही करते हैं, 3.16 से ही कंपेयर किया जाता है। एक ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 10 टू द पावर 6 लिखा गया है। क्या हुआ? ये जो नंबर लिखा हुआ है बेटा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो लिखा, ये आया 1.24, 1.24 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? 3.16 के साथ कंपेयर किया हमने, कंपेयर करने के बाद देखा कि ये वैल्यू 3.16 से छोटी है, 1.24 जो है 3.16 से छोटा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? -6। अगर यहां पर 5.24 लिखा होता, 5.24 लिखा होता तो 3.16 ये बड़ा हो जाता। अगर बड़ा हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -5। समझ में आया? अरे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाए हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप क्या करो? 3.16 से कंपेयर कर डालो, छोटा है या बड़ा है। जैसे यहां पर लिखा है 5.24, ये 3.16 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना? बड़ा होगा तो 10 की पावर क्या है? -6। तो क्या करो? -6 में 1 ऐड कर दो,
-6 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? -5। अगर मैंने लिखा 2.34 इंटू 10⁻6, अब ये +6 लिखा हुआ है, 2.34 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू बताओ क्या है? 3.16 से बड़ी है कि छोटी है? ये वाली वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? 6 होगा, जो 10 की पावर है वही। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज ये है कि आप 10 की पावर फॉर्म में कितना जा रहे हो, 10 से कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस नंबर को 10 से कितना मल्टीप्लाई करने पर वो एग्जैक्ट वैल्यू अपनी देगा। भाई हमने क्या लिखा? 20 लिखा, 20 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 10 लिख सकते हैं 20 को, यहां पर 2 इंटू 10⁻1 हुई, सॉरी -1 लिख दिया, 1 हुआ। इट मींस अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कितना है? ये 2 जो है वो 3.16 से छोटा है, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है। इट मींस 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम 2 बता दें, हमने कह दिया कि 2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, मैंने डायरेक्टली कह दिया तुमसे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इज 2, तो आप क्या कहोगे? 2 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने कह दिया ऑर्डर ऑफ -4 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 10⁻4 से डिवाइड करेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए इसलिए जरूरत है, आपको बहुत बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हम कहते हैं जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई की जो साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज जो होती है, उसका ऑर्डर होता है -15, जो उसका ऑर्डर होता है वो होता है -15, यानी जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, आप न्यूक्लियस की कोई भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर किसी न्यूक्लियस की वैल्यू आती है, अब हमें बार बार कैलकुलेट करने की, पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के ले आई, एक न्यूक्लियस की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1.4, तो हम क्या करेंगे? 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लिख देंगे बस, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें पता है -15 होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको पता होने से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि 10 की पावर फॉर्म में हमें क्या लिखना है। तो ये इसका यूज है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। मे भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आया होगा। देखो अब कुछ चीजें और करते हैं, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, फिलहाल आज तो अब नहीं पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे। आज टाइम काफी हो रहा है, 10 मुश्किल से 8 मिनट बचे हैं शायद। तो हाँ वही, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, क्या क्या मेथड होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई मेजर करना है, तो क्या आप सच्ची में मीटर लेकर के पहुंच जाओगे उसकी ऊंचाई मेजर करने? नहीं जाते हैं। हाँ, तो वही पढ़ने वाले हैं ना, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या मेथड होता है, उस मेथड को यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको यहां से सूरज चांद की दूरी मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? सूरज चांद की दूरी मेजर करने के लिए आप मीटर लेके पहुंचोगे तो है नहीं, किलोमीटर पता चला मीटर लेकर के, जैसे घर पे बैठ के, जैसे घर में प्लॉटिंग वोटिंग मेजर करते हैं, मीटर लेकर के मेजर कर लेते हैं, वैसे तो मेजर करने नहीं जा रहे हो। तो वही हम फाइंड करना चाहते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड तो ये है, आपका स्केल आपने यूज किया, वो डायरेक्ट मेथड है, आपने स्केल का यूज कर लिया, वो एक प्रेफर एक छोटी डिस्टेंसेस के लिए तो सीमित है। बट अगर बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते, फिर वहां आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं और कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें कल मैं समझाऊंगा। मे भी पता चल चुका है क्या पढ़ना है कल। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। कुछ अपना देख लो।
चलो कल स्टार्ट करेंगे फिर लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। कल इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, ठीक है।